हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आईएएस पीसीएस को लेकर के आप लोगों ने जो तैयारी शुरू की है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अपनी जो यूट्यूब पर ये जो सीरीज स्टार्ट की है मध्यकालीन भारत की, उसमें आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और मध्य दिल्ली सल्तनत में बलबन के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है अलाउद्दीन खिलजी। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद यानी कि उसके जो राजनीतिक विस्तार की परंपरा जो है वो और उसकी बाजार नियंत्रण नीति, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उस चीज के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और मैं मनोज कुमार आपका पुनः आपके इस सेगमेंट में स्वागत करता हूं, आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। ठीक है, तो चलिए, और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप उसको देखना चाहें तो समझ सकते हैं कि हम लोग स्टडी IQ आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहा है। नया बैच, आपका बैच नंबर 6 देखेंगे। और ये 7 जून 2023 से शाम को 6 बजे ये स्टार्ट होगा। इवनिंग में 6 PM ये आपका स्टार्ट होगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, आपको आईएएस बनने के लिए जितनी सारी जरूरतें हैं, जो चीजें आप लोगों को अवेलेबल हो सकती हैं, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। आपका प्री कम मेंस के हिसाब से रेगुलर क्लास तो चलेगी चलेगी, आपके वीकली टेस्ट प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, प्लस आपका टेस्ट सीरीज का कंसेप्ट अलग रहेगा, मटेरियल रहेगा, डाउट सेशन रहेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। बात समझिएगा, प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। ये सारी चीजें आपको सब कुछ मिलेगा जो एक इंस्टीट्यूट से एक सिलेक्शन के लिए तैयारी करने वाले बच्चे को चाहिए होता, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है ना। और ये सब इसके लिए आपको स्टडी IQ IAS जो आपको प्रोवाइड करा रहा है, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। वही सारी क्वालिटी बेहतरीन जो हमारे टीम है, उन सब की पूरी गाइडेंस, सब कुछ 15 महीने का कोर्स, जिसकी एक्चुअल फीस हम लोगों ने स्टार्ट किया था 30,500 का, वो आपको केवल मिलेगा इस समय 18,999 रुपए में। पूरे 15 महीने का आपका कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। और बस अगर आपको उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, जो कुछ भी है, उस इसके लिए आप लोग इस कोड को यूज कर सकते हैं, MK लाइव। इस कोड को यूज करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा और जो तैयारी है उसमें पर्सनल मेंटरशिप, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और इसको आप लोग जरूर उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग आराम से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मनोज कुमार 2.0, उस पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत में, जो आज पांचवा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के जो 5 या 6 महत्वपूर्ण जो सुल्तान हैं, उनमें से एक है। पहला महत्वपूर्ण सुल्तान जिसको हम मानते हैं वो है आपका इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक हम कह सकते हैं ये है। और बाकी तो आप लोगों ने पद्मावती जो है वो देखी ही है। उसमें आपके प्रिय चहेते कलाकार रणवीर सिंह ने जो रोल प्ले किया अलाउद्दीन खिलजी का, वो आप कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के एक चीज ध्यान रखिएगा, उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे अपने समय में। और उन सभी महत्वपूर्ण कार्यों में से मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं, वो केवल 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से हो सकता है। ठीक है ना, हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। और वो जो टॉपिक हैं वो है, एक है आपका साम्राज्यवाद और दूसरा है बाजार नियंत्रण नीति के बारे में। मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, एवरीबॉडी? यस, ओके, चलिए, तो उस पर हम लोग आज चर्चा करने चल रहे हैं।
अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है 1296 से लेकर के 1316 तक, यानी कि लगभग 20 साल उसने शासन किया था। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो है आपकी दो, साम्राज्यवाद और उसकी बाजार नियंत्रण नीति। बात आती है कि आखिर उसने साम्राज्यवाद और बाजार नियंत्रण नीति को लागू क्यों किया, कैसे किया, उसके पीछे मकसद क्या था, उसको समझते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक, एक जो हमें इमेज मिलती है जिसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वो ये इमेज है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ये इसकी इमेज है, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे साम्राज्यवाद को लेकर के उसके जो चीजें हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए। एक है कि उसने सुल्तान बनने से पहले, समझिएगा, सुल्तान बनने से पहले क्या क्या किया था और क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें सुल्तान बनने से पहले अगर हम बात करें तो इसने देवगिरी, दक्षिण भारत का जो राज्य है, उसको जीता था। और सुल्तान बनने के बाद उसने उत्तर भारत में राजपूत और मंगोल शासकों को जीता, हराया, और दक्षिण भारत में इन शासकों को जीता। ये थोड़ा चार्ट में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। बात यह नहीं है कि किसको हराया किसको जीता, बात यह है कि आखिर उसने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई ही क्यों थी, कैसे अपनाई थी, क्या कारण था उसका अपनाने का। तो मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं, उसको आप लोग समझ लीजिए, देखिएगा कि क्या था अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवाद। एडीके, अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में है, थोड़ा सा मैं लिखने से बचूंगा, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देख लीजिएगा। वैसे देखा जाए तो राजतंत्र आप अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर हर राजा यह चाहता है कि उसका राज्य और बड़ा हो और ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो, है कि नहीं। हर कोई अशोक की तरह नहीं होता है कि एक बार कलिंग जीत लिया और कलिंग जीतने के बाद शांत होकर बैठ गया कि जो है उसको मैनेज करके चलेंगे अच्छे तरीके से। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन राजतंत्र में यह परंपरा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बड़े राज्य का शासक बने, इसके लिए वो लगातार दूसरे राज्यों को जीते। इसलिए राजतंत्र में एक राजा दूसरे राजा से लड़ता रहता था, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसी संदर्भ में सोचिएगा, कौटिल्य जो है, चाणक्य जिसे कहते हैं, वो भी यही कहता है कि हमेशा राजा का कर्तव्य है अपना साम्राज्य विस्तार करता रहे। सोचिएगा, देखिए जब आप मुख्य परीक्षा पढ़ते हैं ना, मुख्य परीक्षा में, और दूसरा जब ऑप्शनल पेपर पढ़ते हैं, तो उस समय इस तरह की जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, तुलनात्मक अध्ययन, वो महत्वपूर्ण होता है, आपको एक एक नंबर ज्यादा दिलाता है। बात समझ रहे नहीं। मैंने 3-3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, पीसीएस में सिलेक्शन लिया, उसके पीछे रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं हम अच्छे से जानते हैं कि मेंस कैसे क्वालिफाई किया जाता है, यूपीएससी की मेंस की डिमांड क्या है। तुलनात्मक अध्ययन उस डिमांड में से एक है। इसका मतलब है आपने रटा नहीं है, समझा है। तो अलाउद्दीन खिलजी भी साम्राज्य विस्तार कर रहा है, और इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? चाणक्य की नीति से। चाणक्य कहता है कि साम्राज्य का विस्तार करते रहना राजा का कर्तव्य है। अगर वो नहीं करेगा तो समझ लीजिए दूसरा राजा उस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी भी यही कहता है। क्या कहता है? साम्राज्य विस्तार करना अनिवार्य है। क्या है? कि साम्राज्य विस्तार करना अनिवार्य है, ध्यान रखना। दूसरा, साम्राज्य विस्तार करना उसका कर्तव्य है, यह बहुत जरूरी है। वो ऐसा कहता है, कर्तव्य है। क्यों कहता है? क्योंकि वो मानता है कि इसी से श्रेष्ठता का पता चलता है, श्रेष्ठता पता चलता है। यानी कौन श्रेष्ठ है यह कैसे पता चलेगा? जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सा राजा श्रेष्ठ है, कौन सा कमजोर है। इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब हुआ
कि अलाउद्दीन खिलजी किसमें विश्वास करता है? अलाउद्दीन खिलजी विश्वास करता है योग्यतम की उत्तरजीविता में। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन की थ्योरी है कि नहीं? डार्विन की थ्योरी योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्य है वही जिएगा, इस सिद्धांत पर वह विश्वास करता है। समझ लीजिए, ये उसके सोचिए कि विचार हैं साम्राज्यवाद को लेकर के, ये उसके विचार हैं। क्वेश्चन यही बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह साम्राज्यवाद को एक अनिवार्य और कर्तव्य मानता है। नंबर 2, वह डार्विन की योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का पालन करता है। बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? अब ये मत कहिएगा सर अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन नहीं बच सकता। एग्जैक्टली बनेगा, यूपीएससी में बनेगा, अच्छे तरीके से बनेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यू कांट क्वालिफाई। यही वजह है कि आप देखते होंगे आईएएस के पेपर में 50-55% पे ही लोग पास कर जाते हैं। 50% नंबर ले आइए, 50% क्वेश्चन सही कर लीजिए, पेपर पास हो जाता है। ये मेरिट उससे ऊपर भी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 70-80% क्वेश्चन भी सही होंगे। ऐसा नहीं है कि सबके 50-55 ही सही हैं, किसी के 70-75-80 क्वेश्चन भी सही होंगे। कुछ तो मिलेंगे ना ऐसे, यस। लेकिन वो तभी होंगे जब वो इस कंसेप्ट को समझे होंगे। जरूरी नहीं इतिहास ही हो, हर चीज की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर किसी भी चीज को छोड़िएगा नहीं, एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बात समझ में आ गया? यानी कि उसका ये जो कंसेप्ट है ये चाणक्य से मिलता है, चाणक्य से मिलता है, और ये उसके डार्विन की थ्योरी से मिलता है कि नहीं? क्वेश्चन पूछा है अलाउद्दीन खिलजी के विचारों में चाणक्य और डार्विन के सिद्धांतों का समावेश था। समझ लीजिए, यही है, दोनों है, बस इसी तरह समझना है। अगर आपका ऑप्शनल इतिहास है तो समझ लीजिए कि ये तो आपके लिए रामबाण हो जाएगा। ऐसे ही नंबर थोड़ा ना आए भाई, ऐसे ही थोड़ा ना मेंस क्वालिफाई कर लिया, कुछ तो किया होगा ना। तो आप भी करिए, आपको मौका मिल रहा है, हमने अपने से डेवलप किया था, आपको मौका मिल रहा है, रूबरू हो जाइए, डिस्कस कीजिए, पढ़िए, और आपको उस जगह तक लेके जाइए अपने आप को जहां पर पहुंचने का आप सपना देखते हैं। आईएएस बनिए और स्टडी आईक्यू आईएएस से जुड़िए, हम आपके साथ। ठीक है ना? क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब बात आती है कि अब इसका कंसेप्ट वो विस्तार क्यों करना चाहता है। विचार तो ये हो गए उसके, क्यों करना चाहता है? उसके पीछे रीजन है कि वह विश्व विजय की प्रेरणा से प्रेरित है। वह विश्व विजय करना चाहता है, विश्व विजय करना चाहता है। इसीलिए अपने सिक्कों पर उसने सिकंदरे सानी लिखवाया था। सिकंदरे सानी लिखवाया कहां पर? सिक्कों पर। उसने जो सिक्के चलाए उन पर सिकंदरे सानी उसने लिखवाना शुरू किया, क्योंकि वह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए। ठीक है ना? कंडीशन यह हुई कि विश्व विजय के लिए जब हुआ तब फिर उसका एक मित्र है, काजी है, ठीक है ना, उसका नाम है अलाउल मुल्क। और अलाउल मुल्क के मुल्क के कहने पर उसने अपनी विजय को केवल भारत तक सीमित रखा। कहां तक सीमित रखा? भारत तक उसने अपने आप को सीमित रखा कि ठीक है, पहले भारत विजय कर लो, उसके बाद दुनिया देख लेना। उसको इसकी बात ये समझ में आ गई थी। क्वेश्चन हो गया क्लियर? तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके प्रारंभिक परीक्षा में कि सिकंदर सानी या सिक्कों पर उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की। और या फिर किसकी सहायता से या किसकी सलाह पर उसने अपनी विश्व विजय की अवधारणा को छोड़कर भारत विजय की अवधारणा को अपनाया था? सोचिएगा, यही क्वेश्चंस हैं। अब आपसे यह नहीं पूछा जाए कौन कौन से राज्य जीते,
किस राज्य में कौन सा शासक था, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये यूपीएससी है, इतना आपके पास नहीं जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ठीक है ना। अब बात आती है कि उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, तो इसको मैं काट दूंगा कि सुल्तान बनने से पूर्व उसने, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है, ये लाइन नहीं है, गलती से हो गया है। साम्राज्यवाद की नीति जब उसने लागू की उसके कहने पर, तो सुल्तान बनने से पूर्व ही उसने एक राज्य जीता था, उसका नाम था देवगिरी। सुल्तान बनने से पूर्व ध्यान रखिएगा वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर, और ये कहां पर है? इलाहाबाद, यहां पर, यहां का सूबेदार था। तो सूबेदार होने के बाद कंडीशन ये हुई कि वो यहां से चल करके सीधा देवगिरी पर आक्रमण करता है। और देवगिरी पर समझिए इस समय जो शासक थे वो यादव वंश के शासक थे, रामचंद्र यादव, ठीक है ना। ये यादव वंश का शासन था, उस पर उसने आक्रमण किया, और बदले में सोचिएगा, बदले में सोचिए उसे बहुत बड़ा खजाना मिला, बहुत बड़ा खजाना, सोना चांदी खूब, क्योंकि उसने उसको हरा दिया, हराने के बाद उसे खूब सारा साधन मिल गया। और इस खजाने को लेकर देवगिरी से वापस कड़ा मानिकपुर आ गया। बाकी कहानी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कुछ लोगों ने उस समय इसके जो ससुर हैं, चाचा हैं, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना, उनको शिकायत की और उनसे कहा कि देखो अलाउद्दीन ने आपसे बिना बताए वहां पर आक्रमण किया और वो आपके खिलाफ एक माहौल बना रहा है, ठीक है ना, और माहौल बना रहा है, आपके खिलाफ विद्रोह करने की कर रहा है। तो वो बाकी आप जानते ही हैं कि उसने धोखे से जलालुद्दीन को अपने यहां अपने क्षेत्र में बुलाया और धोखे से उसको मार दिया। ये फिल्म में भी आपने सीन देखा होगा, उसने मार दिया, ठीक है ना। और खुद कड़ा मानिकपुर से दिल्ली तक आया। और सोचिए कि जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, कड़ा मानिकपुर से लेकर के दिल्ली तक का जो रास्ता था, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उन सबको सोना चांदी बांटता हुआ चला आया, खूब दिया, बोले चुप रहो सब, बस ये पकड़ो और शांत रहो, पकड़ो और शांत रहो, खूब लुटाया उसने, ठीक है ना। और इस तरीके से पैसे और तलवार के दम पर उसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। यह था उसका सुल्तान बनने से पूर्व की कहानी। अब सुल्तान बनने के बाद देखेंगे तो उसके सामने ध्यान रखिएगा, सुल्तान बनने के बाद उसके सामने दो चुनौतियां हैं। एक चुनौती यह है, एक तरफ है मंगोलों का आक्रमण हो रहा है, मंगोल आक्रमण, और ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ 7 बार आक्रमण हुआ था मंगोलों का, 7 बार। क्वेश्चन पूछा जाता कितनी बार, और ध्यान रखें एक बार तो वो दिल्ली में आकर के इसके महल महल पर आक्रमण किया और ये वहां से भाग करके दूसरी जगह छुपा था। सो दिल्ली तक पर मंगोल आ गए थे अटैक करने, और ये भाग करके दूसरी जगह छुप गया था। और उसी वजह से ध्यान रखना, मंगोलों से सुरक्षा करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट बनवाया था। क्या बनवाया था? सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया था। इसने अपने रहने के लिए नहीं बल्कि मंगोलों से सुरक्षा के लिए किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब वो दिल्ली में आक्रमण किया तो ये छुप करके सीरी फोर्ट वाली जो जगह थी वहां पर जाकर के सुरक्षित रहा। तब बाद में इसको पता चला कि ये जो इलाका है ये हमारे रहने के लिए सुरक्षित माना जा सकता है, इसीलिए फिर उसी जगह पर उसने सीरी फोर्ट बनवाया था। क्लियर? क्वेश्चन पूछा जाता कि सबसे ज्यादा बार आक्रमण मंगोलों का किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्लियर हो गया? एक समस्या ये थी, तो इसको भी उसको रोकना था, तो रोकने के लिए एक बड़ी सेना चाहिए, तो बड़ी सेना का निर्माण भी किया गया, किया भी। और सुल्तान बनने के बाद दूसरा था उसके राजपूतों की समस्या।
उन लोगों के लिए राजपूतों की समस्या, हमारे लिए राजपूत हमारी शान है, हमारे अपने देश की आन बान शान है, ठीक है ना, उसके लिए समस्या है। तो इसने सोचिए कि सुल्तान बनने के बाद मंगोलों के आक्रमण तो हुए ही हुए, उनको तो कंट्रोल किया ही, राजपूतों के अधिकांश राज्यों को जीत लिया। अधिकांश राज्यों को उसने जीत लिया और अपने नियंत्रण में ले लिया। उस समय चाहे गुजरात का हो, मध्य भारत का हो, मालवा का हो, ठीक है ना, जितने भी उत्तर भारत के अधिकांश राज्य हैं इसने जीत लिए। और इस जीत में सोचिएगा उसकी सहायता की उस समय के इसके 4 महत्वपूर्ण खान हैं। 4 खान, अलफ्त खान, ठीक है ना, इस तरह से नुसरत खान, 4 महत्वपूर्ण उसके खान सरदार थे जिन्होंने इसको जीतने में सहायता की थी। उनके माध्यम से उत्तर भारत को जीत लिया। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। बस क्या है, इस चीज को समझ लीजिएगा, सुल्तान भारत को बनने के बाद उसने किस पर फोकस किया? उत्तर भारत पर। ध्यान रखना। और उत्तर भारत की जब हम बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत पर इसने जो नीति अपनाई थी वो थी प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। किसकी नीति? प्रत्यक्ष नियंत्रण, यानी डायरेक्ट कंट्रोल करके उसको अपने अंदर समा लेना। यह था इसका कंसेप्ट, ठीक है ना। राजपूताना, मध्य भारत, गुजरात, इन सबको जीता और दिल्ली सल्तनत में मिला करके अपने पास रख लिया। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति, नॉर्थ इंडिया की। क्लियर हो गया? फर्स्ट फेज में उसने यह सब किया था, कोई समस्या नहीं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो किसी तरह की, आप लोग आराम से बता सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद वो देखता है कि जब हो गया तो साम्राज्यवाद के बाद में के सेकंड में सुल्तान बनने के बाद उसने फिर दक्षिण भारत पर फोकस किया। और दक्षिण भारत में थे 4 राज्य, देवगिरी के यादव, तेलंगाना के काकतीय, होयसल के बीरबल्लाल और मदुरा के पांड्य। ठीक है ना। होयसल डायनेस्टी है, बेसिकली जगह और क्षेत्र का नाम है द्वार समुद्र। ये रहे, क्या नाम है? द्वार समुद्र के होयसल, तेलंगाना, देवगिरी, मदुरई। यही देवगिरी है जो बाद में जाकर के क्या बन गई? इसी को बाद में जाकर के दौलताबाद बना दिया गया। यही है जो बाद में बना। ठीक है ना। अब बात आती है कि दक्षिण भारत को जीता तो दक्षिण भारत के लिए उसने कौन सी नीति अपनाई? इसने अपनाई अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई। ओके एवरीबॉडी, उत्तर भारत के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण और दक्षिण भारत के लिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण। बोले कि ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इसने इस नीति के माध्यम से इन सभी शासकों को, ध्यान रखना, हराया। इन सभी शासकों को हराया, लेकिन इनका विलय नहीं किया। विलय नहीं किया, बल्कि क्या किया? इनका राज्य वापस कर दिया। वापस कर दिया। बस क्या किया? केवल वार्षिक कर लिया। केवल वार्षिक कर। बोले कि मुझे एनुअल टैक्स देते रहिए मेरे नाम पर कि मैंने तुमको हराया, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपना साम्राज्य खुद चलाइए, खुद करिए, मुझे कोई उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और इसके माध्यम से उसे उन राज्यों का साथ भी मिला, सहयोग भी मिला, साथ भी मिला। ये रहा, एक दूसरे का साथ भी देते रहे वो इनके हारने के बाद। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया अप्रत्यक्ष नियंत्रण, यानी कि एक तरीके से ये देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। बोले कि हमें तुम्हारे राज्य में
कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है, कोई हस्तक्षेप नहीं करना। आप अपना राज्य चलाइए, आराम से रहिए, हमें केवल टैक्स देते रहिए। और ध्यान रखिएगा, इसकी यही नीति सोचिएगा कि इससे पहले किसने शुरू की थी? यही सेम पॉलिसी समुद्रगुप्त ने शुरू की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने भी दक्षिणापथ की विजय की थी। दक्षिणापथ की विजय, ध्यान रखना, दक्षिणापथ की विजय। और उसने भी यही किया था कि पूरे साम्राज्य को जीता, टैक्स लिया और उनका राज्य उनको वापस। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। अब कहोगे ऐसा क्यों? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए क्यों शुरू किया गया, उसके पीछे कारण था। क्यों इसका विलय नहीं किया? पहला, एक तो है इसकी दूरी, कि दिल्ली से दक्षिण भारत पर कंट्रोल करना, डायरेक्ट कंट्रोल करना आसान नहीं है। पहला कारण। क्वेश्चन बन सकते हैं कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण क्यों नहीं किया? कौन कौन से कारण हैं? यही क्वेश्चन बनते हैं। अगर बनता है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, फैक्चुअल तो बहुत कम। ठीक है ना? एक, दूरी। दूसरा कारण क्या था? सांस्कृतिक भिन्नता। सांस्कृतिक कारण है, दोनों की भिन्न भिन्न संस्कृति है, अलग अलग संस्कृति है, तो कैसे मानेंगे? आसान नहीं है। तीसरा है पूरी की पूरी विंध्याचल रेंज, विंध्या रेंज। विंध्या रेंज पहाड़ी क्षेत्र है, उसको पूरा पार करके जाना पड़ता नीचे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विंध्या रेंज क्या करती है? एक डिवाइडिंग लाइन बना देती है। इसको पार करके जाना बड़ा मुश्किल है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है ना? और तीसरा चौथा कारण है दक्षिण भारत के राज्यों की, बेशक वो हार गए, लेकिन उनकी जो असली सोच है वो ये सोच अलग है कि वो किसी के अधीन रहना नहीं चाहते। ध्यान रखना, दक्षिण के राजाओं की अधीन ना रहने की सोच, इसी वजह से वो हार तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शासक यहां से जाता है वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। वो किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते, अधीन ना रहने की सोच। इस वजह से उसने दूर की सोचते हुए अपने आप को बचाया, अपने साम्राज्य को बचाया, परेशानी से बचाया और आराम से पैसा लिया। सेम यही सोच समुद्रगुप्त की थी और यही सेम सोच किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की। क्लियर हो गया? यहीं पर क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट कहीं से पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने समुद्रगुप्त की साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि वह साम्राज्य विस्तार की नीति से सिकंदर से प्रेरित था। बताइए दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है कि नहीं? क्लियर हो गया? अब बात आती है कि आखिर इसको जीता किसने और कैसे किया था। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत को जीता था इसके महत्वपूर्ण गुलाम सरदार मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने जीता, और इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000 दिनारी भी कहते हैं मलिक काफूर को, क्योंकि इसे गुलाम के तौर पर 1000 दिनार में नुसरत खान ने खरीदा था गुजरात से। जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो वहां पर इसका जो महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी का जो सिपह सालार सेनापति था नुसरत खान, वो इसको गुजरात से खरीद के लाया था मलिक काफूर को 1000 दिनारी में, 1000 दिनार में, इसलिए 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? बात आती है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण क्यों किया गया, क्यों किया गया, ये आप समझिएगा, ध्यान रखना। तो पहला तो ध्यान रखिएगा उसकी साम्राज्यवादी नीति, जो पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूं। ठीक है?
दूसरा उसका महत्वपूर्ण कारण है धन की इच्छा, धन की लालसा, धन की लालसा। क्योंकि सुल्तान बनने से पहले ही एक बार वो दक्षिण भारत पर देवगिरी पर आक्रमण कर चुका था और बहुत सारा सोना चांदी लेके आया था, जिसकी वजह से वो सुल्तान बन गया। उसने सारे विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। तो ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना हम दक्षिण भारत से और ज्यादा धन संपत्ति लूट के लाएं। ठीक है ना। तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण था अरबी घोड़े। पानी के जहाजों के माध्यम से अरबी घोड़े दक्षिण भारत के बंदरगाहों पर आते थे, तो अपनी सेना के लिए महत्वपूर्ण अरबी घोड़े वो यहां से प्राप्त करना चाहता था। यह एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये तीन चीजें महत्वपूर्ण हो गई। चौथा और समझ सकते हैं तो कह सकते हैं कि उसकी उत्तर भारत की विजय पूर्ण हो चुकी थी। उत्तर भारत की जो विजय है वो पूर्ण हो चुकी है। तो अब अपना विस्तार कहां करें? भाई सिकंदर से प्रेरित तो है और भारत को उसको जीतना है। उत्तर भारत जीत चुका है तो दक्षिण भारत की तरफ जाएगा। इसीलिए इन चार कारणों की वजह से ही दक्षिण भारत का उसने आक्रमण किया था। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? कोई समस्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझते जाइए और काम करते जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत टफ नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। और मेरे जैसा व्यक्ति तो समझ लीजिए आप में से कोई नहीं होगा। आप मुझसे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं पढ़ने लिखने के मामले में, आप कर सकते हैं। मैं तो ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन हूं भाई, फिर भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई किया, मेंस लिखा, सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, फोर्थ अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, पीसीएस में सिलेक्शन लिया। आप तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपके पास गाइडेंस है, सब कुछ है। मैंने तो सेल्फ किया था। कोई भी कर सकता है, मैंने पहले ही कहा। बस सिस्टमैटिक तरीके से करना है, यही अंतर है। ओके एवरीबॉडी, समझ में आ गया? अब बात आती है कि आखिर दक्षिण भारत की विजय तो कर ली, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? सोचिएगा, इसका परिणाम कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा ही भाई। जो ये उद्देश्य थे वो तो पूरे हुए ही हुए। अन्य उद्देश्य क्या, अन्य क्या परिणाम हुए? नंबर 1 देखिए, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। व्यापार वाणिज्य बढ़ा क्योंकि उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में आदान प्रदान शुरू हुआ, संपर्क शुरू हुआ, तो व्यापारियों के लिए गतिविधियां बढ़ गई। ठीक है ना। व्यापार वाणिज्य बढ़ा तो स्वाभाविक सी बात है बाजार बढ़ा, बाजार में वृद्धि हुई, एक बड़ा क्षेत्र मिल गया। मैंने पहले ही कहा था पिछली क्लास में, जब मैं राजपूत पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि राजपूत काल में, सामंतवादी युग में व्यापार वाणिज्य नहीं होता था। क्यों? क्योंकि एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई झगड़े करता था और छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे, मतलब यूं हाथ करो राज्य खत्म। और ये तो साम्राज्य बनाया, उत्तर भारत एक कर दिया, दक्षिण भारत भी जीत रहा है। तो ऐसे में एक व्यापारी के लिए इससे ज्यादा बजट क्या चाहिए? एक उसे व्यापार करने के लिए पूरा मौका मिल रहा है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी थी, उत्पादन गतिविधियां बढ़ी थी। है तो मध्यकाल ही, लेकिन फिर भी बेटर हुआ था। ठीक है ना। तीसरा क्या हुआ? सांस्कृतिक मिलन हुआ। सांस्कृतिक मिलन यानी इस्लाम का दक्षिण भारत में प्रवेश। इस्लाम का क्या हुआ? दक्षिण भारत में प्रवेश शुरू हुआ। लोगों का आना जाना और उनका संपर्क सूत्र बढ़ना शुरू हो गए। तो ये 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण परिणाम हुए जो इनके अलावा थे। भाई विजय तो ही हुई, धन भी मिला, अरबी घोड़े भी मिले, लेकिन इसके अलावा ये चीजें और हो गई, है कि नहीं? तो ये है दक्षिण भारत की विजय और उसके इस बारे में कंसेप्ट। बात समझ गए? तो मैंने आपको बता दी साम्राज्यवाद की नीति और परिणाम क्या हुए, मैंने बता दिया आपको पूरा डिटेल में। अब बताइए किसी कोई समस्या? परिणाम मैंने आपको बताई दिए सारे के सारे। सांस्कृतिक आदान प्रदान, है कि नहीं? एक बड़ा व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक गतिविधियां और बाजार का विस्तार। और नीति मैंने बताई थी,
अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति, अप्रत्यक्ष नियंत्रण, हस्तक्षेप की नीति, सहयोगात्मक नीति, सहयोगात्मक नीति, ये सारे के सारे कंसेप्ट और परिणाम मैंने आपको बता दिए। व्यापार, बाजार और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये रहा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हुई। लेकिन बात आती है अब इसके बाद, या कह लीजिए इससे पहले। आप अच्छे से जानते हैं कि जब वह सुल्तान बना, जहां से अब अगली कहानी सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि साम्राज्यवाद तो किया ही किया, लेकिन सुल्तान जब बना था तो उस समय उसकी कुछ गतिविधियां हुई थी, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। बाजार नियंत्रण नीति, ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी लाइफ का हिस्सा है। और दिल्ली सल्तनत क्या, मुगल शासन काल में भी इतनी अच्छी सोच रखने वाला, एक अर्थशास्त्र की सोच रखने वाला शासक दूसरा नहीं हुआ। मुगलों के समय में तो देखिए, अकबर के टाइम पीरियड में राजा टोडरमल थे, वो एक अर्थशास्त्री रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले कोई सुल्तान नहीं रहा या बादशाह नहीं रहा, ध्यान रखना। तो बात यह है कि बाजार नियंत्रण की नीति जो इसकी अगली नीति है, और इसमें मैंने कहा कि कारण 3 हैं: सैन्य व्यवस्था, प्रशासन और मुद्रास्फीति। ये 3 चीजों के बारे में चर्चा है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी कहानी समझने की कोशिश कीजिए कि कहानी है क्या। देखिए, जब वो सुल्तान बना, सुल्तान बनने के समय सोचिए, वो देवगिरी से, ध्यान रखना, दक्षिण भारत में ये देवगिरी है, देवगिरी से यह इलाहाबाद, यहां पर सोना चांदी लेकर के आया, और यहां से इलाहाबाद से लेकर के पूरे दिल्ली तक, मैंने कहा कि उसने सारे विरोधियों को खूब सोना चांदी बांटा, खूब डिस्ट्रीब्यूट किया यहां पर, और सबका मुंह बंद कराया। क्लियर हो गया? तो एक चीज सोचिए कि जब उसने अंधाधुंध सबको सोना चांदी बांटा, तो वो जो सामंत हैं, जो अमीर हैं, जो उलेमा हैं, ठीक है ना, मौलना मौलवी, और जो अधिकारी वर्ग है, प्रशासनिक वर्ग है, जो इसका विरोध कर रहा था, उनको क्या मिला? खूब सोना चांदी मिल गया। अब वो उस सोने चांदी का, उस रुपए पैसे का क्या करेंगे? सोचिएगा, क्या करेंगे वो लोग? खर्च करेंगे। सोचिए, तो यहां पर क्या हुआ? सोना चांदी बांटा, ध्यान रखेगा। और जब ये बांटा, तो इससे क्या हुआ? सामंतों की क्रय शक्ति क्या हुई? बढ़ गई, खरीदने की क्षमता, क्योंकि सोना चांदी आ गया, क्रय शक्ति बढ़ी। क्रय शक्ति बढ़ी तो क्या होगा? मांग में वृद्धि हुई। ऊपर एरो का मतलब है वृद्धि। जब हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ी तो क्या हो गया? हमारी मांग में बढ़ी, और मांग में वृद्धि हुई तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, यानी कि हम कह सकते हैं महंगाई। एक चीज ध्यान रखना, आपको अभी मिलते हैं महीने के 10,000, 8,000, 5,000, 7,000, 10,000 रुपए महीने खर्चे के लिए। आप किसी तरीके से उसमें खर्च चलाते हैं। जैसे ही आप एक आईएएस अधिकारी बनेंगे या सरकारी नौकरी कहीं लगेगी, कोई भी काम मिलेगा, लाखों रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। कितने? लाखों रुपए आएंगे। फिर क्या करेंगे? रोज शॉपिंग करेंगे, खर्च करेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो क्या करेंगे आप कि क्रय शक्ति बढ़ जाएगी नौकरी लगने के साथ ही, मांग बढ़ जाएगी, तो नेचुरल सी बात है, डिमांड बढ़ेगी बाजार में, तो वस्तु में सस्ती होंगी या महंगी? सोचिएगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक समझिए, सोचिए कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय में महंगाई बढ़ चुकी थी वस्तुओं की। एक समस्या तो आपके सामने ये रही, पहली समस्या। बात क्लियर है कि नहीं?
आपको अचानक पैसा दे दिया जाए तो क्या करोगे? खर्च करोगे ना, और खर्च करोगे तो डिमांड बढ़ाओगे, डिमांड बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़ाओगे, है कि नहीं? यही चीज है। तो ऐसी स्थिति में अब उसके सामने दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है मंगोलों को रोकना, ठीक है ना, राजपूतों को जीतना, भारत की विजय करना, ध्यान रखना, विश्व विजय करना। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? इस सब के लिए चाहिए बड़ी सेना, बड़ी सेना चाहिए। और बड़ी सेना का मतलब होता है ज्यादा खर्च, ज्यादा खर्च करना, बात समझना। और जब ज्यादा खर्च होगा तो समझ लीजिए पैसा कहां से आएगा, समस्या बढ़ेगी। ज्यादा पैसा कहां से लेके आए? तो क्यों ना हम, एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ सेना हमें ज्यादा बड़ी चाहिए, खर्च बढ़ेगा तो ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी तो समझ लीजिए कि समस्या बढ़ेगी। इसलिए इन दोनों का समाधान उसने किससे किया? बाजार नियंत्रण की नीति से। बोले कि हम इनको ज्यादा सेना तो रखना चाहते हैं, खर्च ज्यादा नहीं देना चाहते, सैलरी ज्यादा नहीं देना चाहते, तो क्यों ना बाजार की वस्तुएं सस्ती कर दी जाए, कंट्रोल कर ली जाए, महंगाई ना बढ़े। तो ये समस्या का समाधान भी और ये समस्या का समाधान भी। सोचिए अलाउद्दीन खिलजी ये सोच रहा है, इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया था। समझ में आ गया? जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये रहा। एक बड़ी सैन्य व्यवस्था के लिए कम खर्च में, ध्यान रखना, क्यों शुरू किया? कम खर्च में बड़ी सेना रखना, यह उसका काम था। और सैन्य व्यवस्था, मजबूत सैन्य व्यवस्था क्यों चाहिए? मंगोलों, उत्तर भारत, दक्षिण भारत को जीतने के लिए, विश्व विजय, भारत विजय करने के लिए चाहिए, ठीक है ना? एक हो गया। दूसरा प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, यानी कि जो जो कहा जाए प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण का मतलब है कि प्रशासन में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति, योग्य अधिकारियों की नियुक्ति, लेकिन कैसे? कम खर्च में। किसमें? कम खर्च में। वो ये करना चाहता है, जैसे सेना को रखना चाहता है, इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का विकास करना चाहता है, जिससे कि एक मजबूत राज्य बन सके, ठीक है ना? और तीसरा महंगाई, ये मैंने बताया ही था, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए, महंगाई के नियंत्रण के लिए, है कि नहीं? तो यह एक महत्वपूर्ण कारक था। समझ में आ गया? तो बात आती है कि निम्न में से कौन सा कारण था, कौन सा कारण नहीं था, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का निम्न में से कौन सा कारण है? केवल एक, सैन्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, कम खर्च में बड़ी सेना, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। बताइए कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, और उपरोक्त सभी। अब बताइए, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही तैयार होते हैं, ठीक है ना? क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ठीक। अब बात आती है कि इसकी जानकारी किसमें दी गई है? बर्नी की किताब तारीख फिरोजशाही में। तारीख फिरोजशाही। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, बाजार नियंत्रण नीति के बारे में चर्चा तारीख फिरोजशाही में की गई है। नंबर टू, बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था कम खर्च में एक बड़ी सेना का विकास करना। बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला और दूसरा, दोनों, केवल एक, केवल दो? बताइए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। कंसेप्ट क्लियर करिए, आसान हो जाएगा। फैक्ट रटोगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल स्टूडेंट ही रहा हूं, बल्कि नॉर्मल से कम रहा हूं। बस एक बार ढंग से काम करिए। अब आप एक चीज सोचिएगा कि क्यों आखिर इंजीनियर और डॉक्टर लगातार सफल हो रहे हैं? कारण है उसका,
वो हर चीज को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। साइंस आप पढ़ते हैं ना, साइंस की परिभाषा क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी काइंड ऑफ और गुड्स। किसी भी वस्तु या व्यवस्था के बारे में व्यवस्थित ज्ञान हासिल करना ही विज्ञान है। सिस्टमेटिक, व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमेटिक। और साइंस में जानते हैं कि एक चीज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी सीक्वेंस में आती है। अगर वो सीक्वेंस गड़बड़ा गया, चीजें भूल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में हैं। हमको इतिहास से लेकर के, भूगोल से लेकर के, समाज से लेकर कोई भी चीज, अगर उसके की पॉइंट बनाते चले जाएंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। और यही वजह है कि आपका समझ लीजिए कि सिलेक्शन इसी पर डिपेंड करता है। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं मैं। मेरा एक मित्र था आईआईटी कानपुर से, इंजीनियर। उसका एक सब्जेक्ट था फिजिक्स, जो उसने ऑप्शनल रखा था। और दूसरा सोचिए, उसने सोचा भी नहीं था कि क्या रखना है क्या नहीं रखना। प्री का रिजल्ट आने के बाद सोचिए कि उसने कहा कि यार मैं क्या रखूं। हालांकि उसे पहले डिसाइड कर लिया था, फॉर्म भरा जाता है। तो प्री का उसने रखा फॉर्म। मैंने कहा कि यार कुछ भी रख लो। बोले कि नहीं बता यार क्या कर सकता हूं। तो मैंने कहा हिंदी लिटरेचर रख लो भाई, वो एक आसानी से तैयार हो सकता है। इतिहास बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तुम हिंदी लिटरेचर रख लीजिए, हिंदी साहित्य। बोले थोड़ी हेल्प कर देना। मैंने कर दूंगा मैं। सोचिए 2-2.5 महीने के अंदर उसने तैयार किया। और जब, विश्वास नहीं करोगे, जब मेंस लिख करके आया, पता है जिस सब्जेक्ट को उसने इतनी बार पढ़ रखा था, फिजिक्स, उसमें उसके नंबर नहीं थे। उससे ज्यादा नंबर उसके हिंदी लिटरेचर में थे। क्यों? कि हिंदी लिटरेचर में उसने पॉइंट बना करके इसी तरीके से चीजों को साइंस की तरह इस्तेमाल किया और नंबर उठा ले गया। सोचिए ऐसा। तो यही सेम कंसेप्ट साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है, इंजीनियर, वो भी इसी तरह की पॉइंट को पकड़ता है, इसका सीक्वेंस पकड़ता है। ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये है। और वो आसानी से याद हो जाता है, काम कर ले जाता है। और जो आर्ट्स के, जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लैक करते हैं। वो सारी चीजों को विस्तार में पढ़ना पसंद करते हैं, की पॉइंट में नहीं। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इस तरीके से चीजों को पकड़िए, समझिए, आराम से काम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या है? अब इसके बाद उसने क्या किया, ये देख लीजिए। बाजार नियंत्रण नीति के लिए उसने क्या किया? उसने 3 बाजारों का निर्माण किया। कौन कौन से? 3 बाजार बनाए। एक खाद्यान्न का, अन्न का बाजार। और अन्न के बाजार को नियमित करने के लिए उसने 7 नियम बनाए। 7 ऑर्डिनेंस उसने जारी किए थे। सामान्य बाजार है किसका? वस्त्रों का, खाने पीने, वो खाने पीने की वस्तुओं को छोड़ करके अन्य चीजों का। वस्त्र हुए, ठीक है ना, बर्तन भाड़े हुए, अन्य जो सामान हो सकता है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तीसरा था गुलाम और जानवरों का बाजार। उसके लिए 4 नियम। सामान्य बाजार के लिए 5 नियम। और खाद्यान्न के लिए उसने 7 नियम जारी किए थे। और ध्यान रखना, इस प्रणाली में उसने सभी वस्तुओं की कीमतें क्या की? उसने फिक्स कर दी, निर्धारित कर दी। सुई से लेकर के कोई भी वस्तु जो थी बाजार में, उसके रेट बिल्कुल उसने क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। बोले इससे ज्यादा अगर किसी ने बेचा तो उसको दंड मिलेगा। इससे कम तो बेच सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा रेट पर आप नहीं बेचोगे। हर चीज का उसने रेट तय कर दिया, इन सारे बाजारों का, ठीक है ना। दूसरा, इन सारे बाजारों को मैनेज करने के लिए सोचिए, उसने एक अधिकारी नियुक्त किया, दीवाने रियासत। ये क्या? सभी बाजारों का प्रमुख। सभी बाजारों का सबसे ऊपर, यानी तीनों बाजारों का हेड कौन है? दीवाने रियासत। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, दीवाने रियासत कौन था? देखिए जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं ना, उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। आर्ट एंड कल्चर अलग है, बाकी जो सारी चीजें मैं करा रहा हूं वो आप समझ लीजिएगा। मैं आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक भी कराऊंगा इसी से रिलेटेड, किस किस के समय में क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, वो सब कराऊंगा मैं। आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा, ना मेंस का ना प्री का। बस ढंग से आप कर जाइए, ठीक है। दीवाने रियासत। और प्रत्येक बाजार के लिए ध्यान रखना, ये तो हो ही आई, प्रत्येक बाजार के लिए भी अधिकारी बनाया।
एक अधिकारी नियुक्त किया और उसको कहते थे सहना ए मंडी। सहना ए मंडी प्रत्येक बाजार के लिए नियुक्त किया था। इन्हीं में से सोचिएगा, अन्न बाजार का जो सहना था, अन्न बाजार का यानी खाद्यान्न का जो सहना ए मंडी था, उसका नाम था मलिक कबूल। मलिक कबूल ये था, ये भी उसने नियुक्त किया था। ये नाम मिलता है तो मैंने बता दिया। बात समझिएगा, इन नियमों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शनल के लिए ठीक है, जीएस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई में पूछा जाए ये जरूरी नहीं है। बट फिर भी इसमें कुछ कुछ चीजें मैं बता सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बात समझिएगा। तो ये हुआ, प्लस इसके अलावा उसने और क्या किया, तीसरा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये, इसने कुछ नए कर्मचारी नियुक्त किए, बरीद और मुनहियान। बरीद और मुनहियान ये कौन थे? ये लोग थे गुप्तचर, जो सारी सूचना बादशाह तक पहुंचाते थे, सुल्तान तक डायरेक्ट उसके पास जाते थे। सोचिएगा, डायरेक्ट उसके पास जाते थे और वो उन सबको पकड़ के दंड देता था। यानी एक तरीके से ये रहे इन सहना मंडी के पास, दियानी रियासत के पास और सीधे सुल्तान के पास सारी इंफॉर्मेशन। इस तरीके से उसने सारे के सारे सबके लिए नियम तय कर दिए थे। यानी अनाज में उसने कह दिया कि बिचौलिए खत्म, सीधे किसान आकर के मंडी में बेचेंगे माल, समझ लीजिएगा। और जो मूल्य निर्धारित कर दिया उसी रेट पर बेचेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, अलग से कोई सुविधा नहीं है। ठीक है ना, अकाल के लिए अलग से अनाज रखना शुरू कर दिया उसने। खाद्यान्न में बता रहा हूं मैं, अकाल के लिए अलग भंडारण है, किसानों के लिए रेट फिक्स है, मध्यस्थ रहेंगे नहीं। ठीक है ना, और भू राजस्व जो है किसानों से 50% लिया जाएगा, लैंड रेवेन्यू, ये उन्होंने बता दिया। सामान्य वस्तुओं के बाजार में देखेंगे तो उसने क्या किया, कीमतें तो फिक्स कर ही दी। अब कहोगे सर ऐसे तो फिर विदेशों से जो लेके आने वाले, जो सामान लेके आने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, यहां ला करके तो फिर सस्ते में बेचेंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा। बोले नहीं होगा, बोले कि जिस रेट पर मैं कह रहा हूं उस रेट पर बेचिए, अगर आपको घाटा होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। तो सोचिए, उसने विदेश व्यापारियों के लिए, विदेशी व्यापारियों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था लागू की थी। सोचना, सब्सिडी जो कि आज के समय की व्यवस्था है कि हमको सब्सिडी मिलती है, खाद्यान्न पर सब्सिडी मिलती है, उर्वरक पर सब्सिडी मिलती है और तमाम सारी चीजों पर सब्सिडी मिलती है। सोचिए, पहली बार वो सब्सिडी दे रहा है। बोले तुमको जो घाटा और जो मुनाफे में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम करेंगे, लेकिन बेचोगे इसी रेट पर जिस पर मैंने कहा है। बात समझे कि नहीं? तो ये था कंसेप्ट विदेशी व्यापारियों के लिए। तो किसी तरीके से उसने किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होने दिया, कुछ नहीं करने दिया। इस तरह से बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। और इन सबको नीतियों को लागू करने के पीछे कारण क्या था कि जो बड़े बड़े जो सामंत हैं, कर्मचारी हैं, वो अय्यासियां करते थे। अय्यासियां करने की वजह से क्या होता था, उनकी डिमांड और बढ़ती थी, तो कंडीशन ये थी वस्तु और महंगी होती जा रही थी, जिसकी वजह से सेना के कर्मचारी और अन्य लोग हैं उनको परेशानी हो रही थी। उसको कंट्रोल करने के लिए किया उसने। ठीक है, ये था। और ये मैंने आपको बता ही दिया। दीवाने रियासत लागू किया उसने, सबसे बड़ा अधिकारी बनाया। प्रत्येक बाजार के लिए सहलाई मंडी और अन्य बाजार का जो अधिकारी था मलिक कबूल था। और वरीद और मुनिहान, यह गुप्तचर प्रणाली को उसने लागू किया था। तो ये दो चीज थी उसकी, बाजार नियंत्रण नीति और साम्राज्यवाद की नीति। ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है। बस आप सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से इसको आप करते जाइए, दिमाग में सेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये टॉपिक जो मैंने कराया है दोस्तों, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साथ के साथ आपके ऑप्शनल, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। मार्क्स यहीं से मिलते हैं, क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, बस आपको ढंग से देखना है। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग यहीं पर इसको करते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारा 6 तारीख को 7 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 6
बजे शाम को, और उसमें आप लोग मात्र 18,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक कोड डालना पड़ेगा जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो है कोड आपका MK लाइव। इस कोड को डालना मत भूलिएगा, इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल जाएगा। और हम चाहते हैं आप मुझसे कनेक्ट रहें और अच्छे तरीके से आप काम करें। ओके दोस्तों, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।